हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एडुमियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं अगले सेट को। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें अगले सेट को हम लोग देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन होगा कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। दोस्तों, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवर-ए-सुहेली, रज़्मनामा, हस्तबहिष्ट या अयारदानिश। तो दोस्तों, जो महाभारत के फारसी अनुवाद की अगर बात करें शीर्षक की, तो महाभारत के फारसी अनुवाद शीर्षक का जो यहाँ पे है रज़्मनामा। ठीक है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज़्मनामा है। दोस्तों, अगर बात किया जाए तो अकबर के समय में देखेंगे कि अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी, और देखेंगे इसमें बदायूनी या अबुल फजल ये सब देखने को मिलते हैं अकबर के समकालीन। और यहाँ पे महाभारत की अगर बात किया जाए, इसकी फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था, तो रज़्मनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कहा जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं: चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। दोस्तों, इन्हें सही काल क्रमानुसार इसे दर्शाना है, जिसमें से कि चंपारण सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, इसे काल क्रमानुसार हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो होता है दोस्तों 1917 में होता है। कब होता है? यह 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। अगर बात करते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये असहयोग आंदोलन दूसरे नंबर पर दिख रहा है। असहयोग आंदोलन 1920 में है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करते हैं ये 1942 में होता है, और उसके बाद 1930 में दांडी मार्च दिखाता है। ठीक है, जो दांडी मार्च की बात किया जाए यह 1930 में। तो इस तरह से इसका सही कालक्रम क्या होगा, अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। देखिए, पहले जो देखेंगे चंपारण 1917, चंपारण पहले नंबर पर है। ठीक है, और उसके बाद 1920 में होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे। दांडी मार्च देखेंगे 1930 में होता है। ठीक है, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है अगस्त 1942। तो इस तरह से ये बनेगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन आपका बनता है तीसरे नंबर पे। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कहने का मतलब यह होता है कि आप सही रूप से यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, दांडी मार्च 1930 में होती है, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और बहुत जल्दी हम लोग इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। कहा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अकेले कारोबार का हिस्सा 32.8% है। ठीक है, जो हमारे भारत में कुल बैंकिंग सेक्टर का जो कारोबार का हिस्सा है, हमारे SBI के पास ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही पास 32.8 है। यानी कि कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? असम, ओणम आंध्र प्रदेश, या फिर पोंगल तमिलनाडु, वैसाखी पंजाब। दोस्तों, यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन का कीवर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे बिहू जो होता है दोस्तों, ये कहाँ मनाया जाता है? असम में। ठीक है, ये हर साल साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, बिहू जो एक त्यौहार होता है यह असम में मनाया जाता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, और ओणम जो है दोस्तों, ये ओणम जो है आंध्र प्रदेश का नहीं है। ठीक है, ये ओणम जो है आंध्र प्रदेश का नहीं है। ये कहाँ का है दोस्तों? यह ओणम आपके केरल का एक विशिष्ट त्यौहार है। ठीक है, ओणम जो है यह केरल का विशिष्ट त्यौहार है। ठीक है, कहाँ का है? केरल का यह एक विशिष्ट त्यौहार है ओणम। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन का ऑप्शन बना है ओणम, यह आंध्र प्रदेश नहीं होगा। यहाँ क्या होना चाहिए? केरल होना चाहिए। इस प्रकार ओणम का सही मिलान केरल से होता है, जबकि आंध्र प्रदेश देखिए ये क्वेश्चन गलत कर दिया। बाकी पोंगल जो होता है तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार, और वैसाखी त्यौहार पंजाब में मनाया था। इस तरह से ये सारे ऑप्शन सही हैं, इनका मिलान सही है। बस आपका ऑप्शन नंबर बी ओणम जो होगा ये केरल राज्य का त्यौहार है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने होगा। यदि रक्त में CO2 की, यानी कि देखिए CO2 का मतलब होता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो सांस लेना बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बंद हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर बात किया जाए CO2 की, यानी कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको नाम से ही ऐसा लग रहा है जैसे घुटन सी होती है। ठीक है, अगर इसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या होती है?
आपको घुटन जैसे महसूस होने लगता है, देखेंगे दैनिक दिनचर्या में। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी, आपको घुटन होने लगेगी, तो सांस क्या होगा, सांस लेना बढ़ जाता है ना, जैसे फील करेंगे तो भी पता चलेगा। तो ये क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो सांस लेना भी बढ़ जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे जो बात की जाएगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों को भी जोड़िए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग पॉलिटी का सेगमेंट लेकर बहुत जल्दी उपस्थित होंगे धुआंधार तरीके से, उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। लार की प्रकृति कैसी होती है, निष्प्रभावी होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है। दोस्तों लार की जो प्रकृति होती है इसके बारे में अगर पूछा जाए तो ये लार की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है दोस्तों, लार की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। अगर अम्लीय की बात किया जाए तो दोस्तों जिनका pH मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिनका pH मान किससे कम होता है, 7 से अगर कम होता है तो अम्लीय होते हैं, ठीक है। 7 से कम हो तो क्या रहता है, वो अम्लीय होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और क्षारीय की प्रकृति क्या होती है, अगर जिनका pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, जिनका pH मान 7 से अधिक होता है वह क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। और जिनका pH मान 7 होता है वह लवण होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन का लार की अगर प्रकृति पूछता है तो वह अम्लीय होती है, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन केंद्र है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय श्वसन केंद्र है। दोस्तों निम्न में से कौन सा कोशिकीय श्वसन केंद्र, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात की जाए कोशिकीय श्वसन की बात अगर की जा रही है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। क्या कहा जाता है, पावर हाउस, अर्थात कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। केंद्रक की बात करें दोस्तों, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ये कोशिका का नियंत्रण करता है, ठीक है। ये कोशिका का नियंत्रक होता है, जिसे न्यूक्लियस इंग्लिश में कहते हैं। और ये कोशिका का क्या होता है, नियंत्रक होता है, केंद्रक जो होता है। इस तरह से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात की जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल जिसे कहा जाता है, ये कोशिकीय श्वसन का केंद्र होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आज का, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों डायनामाइट की अगर बात किया जाए तो डायनामाइट एक विध्वंसक पदार्थ होता है, ठीक है। क्या होता है, एक विध्वंसक होता है, विध्वंसक। डायनामाइट की खोज किसने की थी दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, एमेलिया स्वीडेनबर्ग, चार्ल्स डी गियर, ओलास रुडबेक। तो दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ये आप नोबेल के नाम से जैसे जानते हैं, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। डायनामाइट की खोज के लिए ही अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को यह जो दिया गया था, यानी कि ये जो खोज की गई थी, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की यादगार में सन 1901 ईस्वी से, कब से, सन 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ किया गया। किसकी याद में, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के। और इन्होंने क्या किया था, तो एक विध्वंसक जो डायनामाइट की खोज किसने किया था, इसका आविष्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। और इन्हीं की यादगार में 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है, जो कि शुरुआती दौर में नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग सरसरी नज़र से बात करेंगे तो यह शुरुआती चरण में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्र क्या होता था, जिसमें से देखेंगे चिकित्सा, क्या होता था, चिकित्सा होता था, है ना। उसके बाद भौतिकी, क्या होता था, भौतिकी। उसके बाद एक रसायन, है ना, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन। और उसके बाद देखेंगे कि साहित्य और शांति में होता था, ठीक है, साहित्य और शांति में दिया जाता था। साहित्य और शांति के क्षेत्र में, ये 5 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किंतु अब जो दिया जाता है, अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब कितने में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। छठा जो होता है 1969 ईस्वी में एक और जोड़ा जाता है, 1969 में, 1969 में एक और जोड़ा जाता है, जो होता है आपका अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थ जगत में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। इस प्रकार आप कह सकते हो ओवरऑल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसकी याद में, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में 1901 से इसकी शुरुआत की गई थी। और बर्नार्ड ने किसका आविष्कार किया था, तो डायनामाइट का, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों देखिए, संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष सीधा पूछता है, देखिए दरअसल यहाँ पे गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं, मगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दोस्तों यहाँ पे होते हैं, तो ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष होते हैं। किसके होते हैं, संघ शक्ति समिति। पंडित गोविंद मालवीय नहीं होते हैं। JB कृपलानी और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। जबकि JB कृपलानी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो JB कृपलानी ये राष्ट्रीय ध्वज समिति के सदस्य तक भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। यह गलत होगा JB कृपलानी का ना, यहाँ आपको ऑप्शन जो लगेगा बिल्कुल सही लगेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे।
ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के तहत कहा जाता है कि भारत एवं राज्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 भारत फेडरेशन ऑफ द स्टेट कहा गया है, देखिएगा गलत बात है ना। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, बिल्कुल सही है। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि अलग अलग राज्यों का एक हमारा संघ है भारत। यह भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये बात बिल्कुल सही कही गई, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि केवल 2 सही है। यहाँ पे भारत यानी कि भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 1 की अगर बात किया जाता है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है अनुच्छेद, तो देखिए दोस्तों आर्टिकल 1 में ही किया जाता है कि भारत अर्थात इंडिया है ना, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, अगर इंग्लिश में यहाँ दिया फेडरेशन ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे देखेंगे वहाँ कहा जाता है इंडिया, दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, न कि यहाँ पे फेडरल कहता है। ठीक है, फेडरल कहता है हम अमेरिका में नहीं, तब तो अमेरिका हो जाता है। ये हम भारत में, तो यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया? फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी बनेगा, केवल 2, यानी कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी बनेगा, नो डाउट। तो इस तरह से आपका ये 10 क्वेश्चन थे, कवर किया गया हम लोग। आई होप कि आपको पसंद भी आ रहे हैं। पसंद आने तो लाइक भी करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।